मॉर्निंग क्लास 12th क्लास है। तो बच्चों, आज हम आपको कथा साहित्य से ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश बता देते हैं। तो ध्रुव यात्रा कहानी जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित है और यह एक मनोविश्लेषण प्रधान कहानी है। प्रेमचंद्र के उपरांत हिंदी में मनोविश्लेषण की परंपरा तथा कथा साहित्य का प्रारंभ हुई, जिसमें कि आगे जैनेन्द्र और इलाचंद्र जोशी के नाम लिए जाते हैं। ध्रुव यात्रा कहानी जैनेन्द्र की एक मनोविश्लेषण प्रधान कहानी है, जिसमें यह दिखाया गया है कि प्रेम व्यक्ति को गतिहीन नहीं बल्कि गतिशील बनाता है। प्रेम की सार्थकता तभी है जब वह व्यक्ति को कर्तव्य की ओर प्रेरित करे और केवल आत्म केंद्रित न करके स्वार्थी न बनाए। राजा रिपुदमन उर्मिला से प्रेम करते हैं। जब उर्मिला अखबारों में राजा साहब के महान अभियानों, ध्रुव यात्रा आदि के बारे में पढ़ती है तो उसे बहुत गर्व महसूस होता है। उसने राजा साहब के एक बच्चे को भी जन्म दिया, पर वह यह नहीं चाहती कि राजा साहब उससे विवाह करके अपनी गति अवरुद्ध कर लें। मतलब उर्मिला नहीं चाहती कि वह शादी करके मतलब विवाह करके बंधन में हो जाए। वह चाहती है कि जो राजा हैं वह जैसे उत्तरी ध्रुव को जीते वैसे दक्षिणी ध्रुव को भी जीतते रहें। जब रिपुदमन उर्मिला से मिलते हैं और कहते हैं कि मैं बस तुम्हारा हूँ, न रियासत का हूँ और न ध्रुव का हूँ, तब उर्मिला कहती है कि मेरे और मेरे बच्चे की चिंता करना मात्र तुम्हारा काम नहीं है। तुम उससे ज़्यादा के लिए बने हो। तुम रुक नहीं सकते। अभी उत्तरी ध्रुव को तुमने जीता है, अब दक्षिणी ध्रुव पर जाने की तैयारी करो। पथ अनंत हो, यही गति का आनंद है। मतलब कह रही हैं कि तुमने जैसे पहले उत्तरी ध्रुव को जीता, अब दक्षिणी ध्रुव को जीतो, यही तुम्हारे पथ का आनंद है। तुम मेरे लिए नहीं, उससे ज़्यादा के लिए बने हो। मतलब तुम सिर्फ मेरे लिए नहीं बने हो। उर्मिला कहती है कि तुम सिर्फ मेरे लिए नहीं बने हो, बल्कि तुम उससे ज़्यादा के लिए बने हो। राजा साहब को लगता है कि उन्हें कोई मानसिक रोग है, उन्हें नींद नहीं आती और मन पर काबू भी नहीं रहता। वे भारत के विख्यात आचार्य मारुति की शरण में जाते हैं, जो मानसिक रोगों के उपचार के लिए ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। आचार्य उनके सभी शारीरिक अंगों को ठीक बताते हैं, किंतु कहते हैं कि आप अपनी डायरी लिखकर मुझे दे दीजिए। वे उनसे यह भी कहते हैं कि आपको अब विवाह कर लेना चाहिए। तो आचार्य जो होते हैं वो समझाते हैं, पहले तो बताते हैं कि आपको कोई रोग नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हैं। फिर उनको समझाते हैं कि आपको अब विवाह कर लेना चाहिए। जब राजा साहब उर्मिला को आचार्य मारुति की सलाह के बारे में बताते हैं तो उर्मिला आचार्य मारुति को ढोंगी कहती है और कहती है कि वह महल का शत्रु है और साधारणता का अनुचर है। मतलब जब राजा जाते हैं और मारुति के बारे में बताते हैं कि मुझे आचार्य ने बोला है कि शादी कर लेनी चाहिए, हम लोगों को विवाह कर लेना चाहिए अब, तो उर्मिला बोलती है कि जिस आचार्य की आप बात कर रहे हैं वह सिर्फ एक ढोंगी है और वह वास्तव में एक महल का शत्रु है। वास्तव में उर्मिला की माँ मारुति की भक्त थी और उर्मिला आचार्य की ही बेटी है। मतलब जिसको वो ढोंगी बताती है उर्मिला, वह उसका पिता होता है। उर्मिला राजा से कहती है कि विजय अभियान पर जाकर अब मुझे भी संपूर्ण करें और स्वयं को भी संपूर्ण कर दे। अगले दिन जब राजा आचार्य के पास गए तब उन्होंने उर्मिला के विषय में जाना। आचार्य ने बताया कि उर्मिला उनकी ही बेटी है और राजा साहब को अब उनसे विवाह कर लेना चाहिए।
उन्होंने उर्मिला को बुलाकर विवाह करने के लिए समझाया। मतलब मारुति जो होते हैं आचार्य, वो उर्मिला को बुलाते हैं अपनी बेटी को और समझाते हैं, किंतु उर्मिला ने यह स्वीकार ना किया। उसने राजा से कहा कि तुम अपने अभियान पर जाना है और मुझे भेजना है। कहती है कि तुम्हें अपने अभियान पर जाना है और मैं तुम्हें वहाँ भेज कर ही रहूँगी। राजा ने परसों ही जाने का निश्चय कर लिया। स्त्री उर्मिला को उनका इतना शीघ्र जाना बुरा लगा, पर प्रेमिका उर्मिला प्रसन्न थी। कुछ दिनों तक वह अखबार में राजा से संबंधित अखबारें पढ़ती रहीं। राष्ट्रपति अभियान दल को भोज दिया था। राजा को मिलने वाले महत्व से उर्मिला स्वयं गर्व का अनुभव करती थी। मतलब जो राजा को महत्व मिलता था, जो वो विजय प्राप्त करते थे, जो उसको सम्मान मिलता था राजा को, तो उर्मिला उसमें स्वयं गर्व का अनुभव करती थी। अगले दिन अखबार में एक पत्र छपा जो उस मृत व्यक्ति अर्थात राजा साहब का था, जो उसके तकिए के नीचे से मिला। पत्र में लिखा था, मुझे दक्षिणी ध्रुव में कोई रुचि नहीं है, फिर भी मैं जाना चाहता था, कारण कि मुझे वापस नहीं आना था। मतलब कि उस पत्र में ये लिखा था कि मुझे दक्षिणी ध्रुव पर विजय प्राप्त करने में कोई रुचि नहीं है, फिर भी मैं जाना चाहता हूँ, क्योंकि उर्मिला ने ऐसा बोला था। कारण कि मुझे वापस नहीं आना, उन्हें पता था कि मैं अगर दक्षिणी ध्रुव पे गया तो मैं वहाँ से कभी वापस नहीं आऊँगा। ध्रुव के एकांत में मृत्यु सुखकर होती है। ध्रुव के एकांत में मरने वालों की मृत्यु कैसी होती है? अच्छी होती है। ध्रुव यात्रा मेरी व्यक्तिगत बात थी, उसे सार्वजनिक महत्व देना अन्याय है। मतलब कह रहे हैं कि ध्रुव यात्रा पर मुझे जाना नहीं था, फिर भी मैं गया, और मैं इस बारे में उस पत्र में लिखते हैं कि ये मेरी व्यक्तिगत बात है, मेरी पर्सनल बात है, तो मैं इसे सामाजिक होने नहीं देना चाहता, क्योंकि या फिर अन्याय होगा। मैं यह श्रेय नहीं लेना चाहता, या तो चोरी है। किसी और उर्मिला से मिले आदेश और उसे दिए वचन को मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ध्रुव पर भी मुझे बचाना नहीं था। मतलब मुझे ध्रुव पर बचना नहीं था। मैं पूरे होशो हवास में अपना काम तमाम कर रहा हूँ। मतलब लास्ट में क्या होता है कि जो रिपुदमन होते हैं वो मर जाते हैं, और उन्होंने एक पत्र में लिखा होता है कि मेरी कभी भी मैंने उत्तरी ध्रुव पर तो विजय प्राप्त कर ली, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर विजय प्राप्त करने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी, ना मेरी कोई रुचि थी। बस मैं वहाँ पर जाना चाहता था, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो वहाँ से कभी भी वापस नहीं लौट पाऊँगा। और यह जो ध्रुव यात्रा है, यह मेरी व्यक्तिगत बात है और इसे मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहता। इसलिए ये जो भी बात है वो मेरी पर्सनल बातें हैं, और अगर मैं इसे सार्वजनिक करता हूँ तो यह क्या होगा? एक अन्याय होगा। मैंने जो भी किया अपने होशो हवास में कर लिया, और यहीं पर इस कहानी का समापन हो जाता है। तो बच्चों, हमने आज आपको ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश बता दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।